नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। मैं अभिसार शर्मा। जब राहुल गांधी की बात तुम्हें आखिरकार माननी ही थी तो उसका मजाक क्यों उड़ा रहे थे? यह शख्स लगातार 12 फरवरी से कह रहा है कि कोरोना संकट एक सुनामी के तौर पर इस देश के सामने उभर कर आने वाला है, मगर उसका पहले आपके मंत्रियों ने मजाक उड़ाया, आप लोगों ने मजाक उड़ाया, अब वो हकीकत के तौर पर सामने है। राहुल गांधी ने ही कहा था ना कि केंद्र सरकार के हाथ में नहीं बल्कि राज्य सरकार के हाथ में हो, डीएम्स के हाथ में हो कि किस जोन को ऑरेंज, रेड या ग्रीन किया जाए। अब आखिरकार लॉकडाउन 4 के नियमों में यह बात साफ हो गई है कि राज्य सरकार को यह एकाधिकार होगा कि वो फैसला करे कि कौन सा जोन रेड हो, कौन सा ग्रीन और कौन सा ऑरेंज। आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से राहुल गांधी की बात को आखिरकार केंद्र सरकार मान रही है। मगर उससे भी बड़ी खबर है, ये दो तस्वीरें आपके सामने। एक तस्वीर, एक ट्रक के अंदर लाशें और घायल दोनों एक साथ। इस ट्रक को ले जाया जा रहा है बोकारो, औरैया से बोकारो। और दूसरी तस्वीर, ये 70 साल का बुजुर्ग अहमदाबाद के सिविल अस्पताल से जो है कोरोना के चलते दाखिल हुआ था, बाद में अस्पताल ने इसे छोड़ दिया और फिर इसकी लाश मिलती है अहमदाबाद के एक बस स्टैंड पर। क्या ये गुजरात मॉडल है? मगर शुरुआत मैं करना चाहूंगा औरैया वाली खबर से। हम यह सोच रहे थे कि गरीब को इससे ज्यादा जलील और क्या किया जा सकता है अगर लॉकडाउन के लिए उसे सिर्फ 4 घंटे का वक्त दिया गया, मगर नहीं। गरीब को और भी ज्यादा जिल्लत का सामना करना पड़ा जब वो अपने बच्चों के साथ इस तरह से सड़कों पर निकल पड़ा दिल्ली से बिहार की ओर। हम सोच रहे थे इससे ज्यादा जलील गरीब आखिर क्या हो सकता है, जब भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र उसकी गुर्बत का, उसकी मजबूरी को स्वीकार करने से ही इनकार कर रहा था। मगर फिर हमारे सामने औरंगाबाद की तस्वीर आती है, जहां पटरी पर लेटे हुए मजदूर के ऊपर से ट्रेन निकल जाती है। फिर हमारे सामने औरैया की मिसाल सामने उभर कर आती है, जहां पर ट्रक में बैठा यह गरीब मजदूर को कुचला जाता है। मगर अब जो मिसाल सामने उभर कर आई है उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। यह ट्रक देखा आपने, अब यह तस्वीर देखिए। इस तस्वीर के अंदर यह ट्रक जा रहा है बोकारो, झारखंड के बोकारो। आप जानते हैं इस काले पॉलिथीन में क्या है? लाशें हैं। औरैया में मारे गए मजदूरों की लाशें हैं, 5 लोगों की लाशें हैं। और इन्हीं लाशों के साथ कुछ और मजदूरों को जो कि घायल थे उन्हें रखा गया है, यानी कि घायलों के साथ मजदूरों को भी। उसके बाद क्या होता है कि एक पत्रकार इस खबर को उजागर करते हैं और फिर झारखंड के मुख्यमंत्री का यह ट्वीट सामने उभर कर आता है। यह स्थिति अमानवीय एवं अत्यंत संवेदनहीन है। झारखंड की सीमा में प्रवेश करते ही घायलों का उचित इलाज सुनिश्चित करें, साथ ही मृतकों के पार्थिव को पूरे सम्मान के साथ उनके घर तक पहुंचाने का इंतजाम कर सूचित करें। जैसे ही हेमंत सोरेन का यह ट्वीट सामने उभर कर आता है, उत्तर प्रदेश प्रशासन हरकत में आती है और फिर उसे रोक दिया जाता है प्रयागराज के पास। मगर अगर आपको लग रहा होगा कि उसके बाद उनकी हालत बेहतर होती है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं नवभारत टाइम्स में जो खबर आई थी उसके मुताबिक क्या हुआ। खबर का शीर्षक कह रहा है 5 घंटे तक हाईवे पर खड़े रहे ट्रक। जैसे ही उत्तर प्रदेश प्रशासन को पता चलता है कि ट्रक के अंदर घायल और शव दोनों साथ जा रहे हैं, तो उसके बाद यहां करीब 5 घंटे तक ट्रक खड़े रहे, जिसके बाद वहां एम्बुलेंस पहुंची और शव वाहन पहुंचे। शवों को उसमें शिफ्ट करके भेजा गया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एक ट्रक के ड्राइवर ने बताया कि शवों से इतनी तेज दुर्गंध आ रही थी कि आगे बैठना भी मुश्किल हो रहा था। बताया जा रहा है कि करीब 17 शवों को 3 ट्रकों में भरकर झारखंड के बोकारो और पश्चिम बंगाल भेजा जा रहा था। इनमें से 12 शव झारखंड भेजे जाने थे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ट्रकों को प्रयागराज में दिल्ली हावड़ा नेशनल हाईवे पर रोका गया। बताया जा रहा है कि बोकारो जा रहे जिस ट्रक पर 8 शवों के साथ मजदूरों को बिठाए जाने की तस्वीर झारखंड सीएम ने ट्वीट की थी, उसे भी बाकी ट्रकों के साथ NH2 पर रोका गया। पूरी हाईवे को छावनी में तब्दील कर दिया गया और एक तरफ के रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया।
क्या आप जानते हैं जो शव पड़े हुए थे उनकी इस बात को लेकर भी टेस्टिंग नहीं हुई कि वो कोविड पॉजिटिव हैं या नहीं हैं, कोरोना पॉजिटिव हैं या नहीं हैं, और उनके साथ इन घायल मजदूरों को भेज दिया गया। आप बताइए ना, मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में आपने कहा कि हम यह सोच रहे थे कि गरीब को और कितना जलील किया जाएगा। एक के बाद एक इस तरह की मिसालें सामने उभर कर आ रही हैं। शर्म तुमको मगर आती नहीं। वाकई यह अपने आप में रूह कपा देने वाली खबर है कि इस तरह से हमारे गरीबों के साथ किया जा सकता है। एक के बाद एक इस तरह की मिसालें सामने उभर कर आ रही हैं। अब योगी प्रशासन इस बात का जवाब तो नहीं दे रहा है कि घायलों को लाशों के साथ आखिर क्यों भेजा, इस तरह की संवेदनहीनता क्यों, मगर वो इस तरह की सियासत जरूर कर रहे हैं। उसकी एक मिसाल आपके सामने, मुख्यमंत्री कार्यालय ने यह बयान दिया है, इस वैश्विक महामारी के समय कांग्रेस पार्टी द्वारा की जा रही नकारात्मक और ओछी राजनीति की निंदा होनी चाहिए। औरैया में प्रवासी श्रमिकों की मौत के लिए जिम्मेदार एक ट्रक पंजाब से था तथा दूसरा राजस्थान से आया था। यानी कि चूंकि ट्रक राजस्थान और पंजाब से था, लिहाजा मौत की जिम्मेदारी कांग्रेस के ऊपर है। हालांकि योगी सरकार हमें यह नहीं बता रही कि आखिर वो लाशों के साथ जीते जागते इंसानों को एक ट्रक में भेजने का काम क्यों कर रहे थे। अब इस तस्वीर को देखिए। यह बुजुर्ग जो कि अहमदाबाद के एक बस स्टैंड पर पड़ा हुआ है, उसकी लाश पड़ी हुई है। खबर जानते हैं क्या है? अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में इन्हें भर्ती कराया गया था। बाद में यह कहा गया कि आप होम क्वारंटीन हो जाएं। कोरोना पॉजिटिव हुए मगर होम क्वारंटीन आपको कर दिया जाए, यानी कि घर के अंदर आप अलहदा हो जाएं। अस्पताल की एक गाड़ी ने इन्हें इस बस स्टॉप पर छोड़ दिया जहां इनकी लाश मिली है। कायदे से अस्पताल को इन्हें घर तक छोड़ के आना चाहिए था, मगर मैं नहीं जानता कि अस्पताल की क्या मजबूरी थी कि इन्हें इस तरह से घर छोड़ दिया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्विंट में यह खबर आई है, उसके मुताबिक डॉक्टर एम प्रभाकर, जो कि ऑफिसर ऑन ड्यूटी एट अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल हैं, उन्होंने क्या कहा? द पेशेंट हैड वेरी माइल्ड सिम्टम्स एंड एज पर न्यू प्रोटोकॉल्स ही वाज आस्क्ड टू होम क्वारंटीन। ही वाज डिस्चार्ज ऑन 14th May. व्हेन ही वाज डिस्चार्ज ही वाज एडिक्वेटली फिट। आगे प्रभाकर क्या कहते हैं? अस्पताल का जो परिवहन विभाग है, उन्होंने उन्हें अस्पताल से घर की तरफ ले गए, मगर रास्ता जो था वो पूरी तरह से कंजेस्टेड था, गतिरोध थे उसमें ढेरों, इस वजह से उन्हें बस स्टैंड पर ड्रॉप कर दिया गया। हम ये नहीं जानते कि उनके परिवार को उनके डिस्चार्ज के बारे में सूचित किया गया था या नहीं किया गया था। अब बताइए ना, इन दो तस्वीरों के बारे में आखिर में क्या कहूं। एक तरफ गरीब मजदूरों को, घायल गरीब मजदूरों को लाशों के साथ उत्तर प्रदेश प्रशासन ने औरैया से झारखंड की तरफ रवाना कर दिया। उसके बाद 5 घंटे तक जिस ट्रक में उन्हें भेजा गया था या जिस वाहन में उन्हें भेजा गया था, 5 घंटे तक वो सड़क पर रुकी रही। और क्या आप जानते हैं, एबीपी न्यूज के मोइन खान जब वहां पहुंचे तो पुलिस ने उनके साथ बदतमीजी की। जी हां, मीडिया को भी सच की खबर सामने लाने से रोका गया था। बताइए जवाबदेही किसकी है? और इसके बाद यह तस्वीर, यह बुजुर्ग जो अहमदाबाद के बस स्टॉप पर मृत पाया गया, यानी कि मृत्यु के बाद भी, मौत के बाद भी इन्हें गरिमा प्रदान नहीं की गई। बताइए जिम्मेदारी किसकी है? मैं आपको सुनवाना चाहता हूं कि जिग्नेश मेवाणी, जो कि विधायक हैं गुजरात से, उन्होंने इस घटना के बारे में क्या कहा और किस तरह से उन्होंने गुजरात मॉडल की बखिया उधेड़ दी। सुनिए। पिछले कुछ सालों से जिस प्रकार से देश और दुनिया में गुजरात मॉडल की डींगे मारी गई, उसका और एक बार कोरोना की इस महामारी के दौरान पर्दाफाश हो चुका है। अहमदाबाद के 70 साल के बुजुर्ग गुणवंत मकवाणा, जो अहमदाबाद के दानी लिमड़ा इलाका से थे, उनके परिवार को लगा कि उनको जिस प्रकार से सर्दी और जुकाम था, कहीं ना कहीं कोरोना होगा। उनका डायग्नोसिस हुआ और कोरोना ही पाया गया। फिर उनको अहमदाबाद के अस्पताल में दाखिल किया गया। अहमदाबाद का सिविल अस्पताल, जो किसी ज़माने में एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता था, 10 मई को उनको एडमिट किया गया
और 15 तारीख को 5 दिन के बाद उनके रिश्तेदार के ऊपर फोन आया कि आपके परिवार के सदस्य गुणवंत मकवाना, जिसको आप 10 मई को यहाँ पर एडमिट किए थे, उनका डेड बॉडी 8 किलोमीटर दूर दानी लिबड़ा इलाके के बस स्टॉप से मिला है। जी हाँ, एक पेशेंट जो कोरोना का मरीज है, जिसकी उम्र करीब करीब 68 से 70 साल है, उसका डेड बॉडी सड़क पे मिलता है और पिछले 20 दिनों में दूसरी वारदात हुई है। आज मैं वाकई निशब्द हूं। मैं ये देख रहा हूं कि पहले तो आला कमान फैसला कर देते हैं और यह भी नहीं देखते कि उनके फैसले का क्या परिणाम होगा। उसके बाद जब उन्हें यह आभास होता है कि हमने गलती कर दी, तो उस गलती के लिए वो लोग माफी भी नहीं मांगते हैं। फिर गलती कर दी तो कर दी, उसके बाद तो कम से कम गलती मत करो। मगर उसके बाद और भी नई गलतियां की जाने लगती हैं और यह तमाम तस्वीर उसी की एक मिसाल है। न्यूज चक्र में आज की हमारी दूसरी बड़ी खबर है राहुल गांधी और मोदी सरकार से उनका नाता। इस शख्स ने 12 फरवरी को यह चेतावनी दी थी कि कोरोना संकट एक सुनामी के तौर पर सामने उभर कर आया था, मगर केंद्र सरकार ने उसकी सुध नहीं ली। अब कुछ ही दिनों पहले की बात है, राहुल गांधी ने क्या कहा था? राहुल गांधी ने कहा था कि दरअसल केंद्र सरकार को यह अधिकार नहीं होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से जंग नहीं लड़ी जा सकती, लिहाजा यह अधिकार राज्य सरकारों के पास हो, डीएम्स के पास हो कि कौन सा जोन रेड हो, ऑरेंज हो या कौन सा जोन ग्रीन हो। क्या कहा था राहुल ने, पहले आप ये सुनिए। ये जो जोन्स बने हैं, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, ये नेशनल लेवल से बने हैं। ये जोन्स स्टेट लेवल पे बनने चाहिए। हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स हमें कह रहे हैं कि नेशनल लेवल पे जो रेड जोन है वो एक्चुअली ग्रीन जोन है और जो ग्रीन जोन है वो एक्चुअली रेड जोन है। तो इंफॉर्मेशन स्टेट लेवल लीडर्स के पास है। तो जरूरी है कि जो हमारे जोन्स बन रहे हैं, छोटा सा उदाहरण दिया है, जो हमारे जोन्स बन रहे हैं वो एक्चुअली डीएम और चीफ मिनिस्टर के बेसिस पे बनने चाहिए। डीएम के पास इंफॉर्मेशन है, चीफ मिनिस्टर के पास इंफॉर्मेशन है, दिल्ली में ये इंफॉर्मेशन नहीं है। अब लॉकडाउन 4 के लिए जो नियम आए हैं उसमें जो सबसे अहम बात क्या है कि अब राज्य सरकार यह फैसला करेंगे कि दरअसल कौन सा जोन को कौन सा रंग दिया जाए। यानी कि जो बात यह शख्स कह रहा था, अब आखिरकार आपको यह माननी पड़ रही है। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं। राहुल गांधी की तस्वीरें आपको याद है? सुखदेव विहार में किस तरह से 15 से 20 मजदूरों से सड़क पर मिले थे। इसके बाद कुछ मजदूरों को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया था। बाद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस तस्वीर से इस कदर बौखला गई थी कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना आपा खो दिया। सुनिए। कांग्रेस पार्टी बोलते हैं ये ड्रामाबाज हर दिन। मैं अभी उन्हीं के शब्दों को उपयोग करना चाहती हूं। ड्रामाबाज है। कल जो हुआ, माइग्रेंट को उनके रास्ते पे चलते हुए बगल में बैठ करके बातचीत करने का वो समय है क्या? वो ड्रामाबाज नहीं है क्या? देखिए, राहुल गांधी विपक्ष के एक नेता हैं। उनका काम क्या है? सरकार को दिशा देना, सरकार की आलोचना करना, अगर सरकार कुछ गलत कर रही हो तो। कोरोना संकट पर राहुल गांधी ने एक सार्थक विपक्ष की भूमिका निभाई है। आपको याद है, कोरोना संकट और जो आर्थिक संकट आने वाला है उसको लेकर राहुल गांधी ने क्या कहा था, सुनिए। कोविड से पहले मैं कह रहा था और अब मैं कह रहा हूं कि 100% आर्थिक सुनामी आ रही है और मैं सरकार से कह रहा हूं, हर रोज कह रहा हूं कि आप प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। सरकार कोई प्रिपरेशन नहीं कर रही है। अब खुद सरकार और उसके कई लोग ये मान रहे हैं कि एक बहुत जबरदस्त आर्थिक संकट सामने उभर कर आ रहा है। रोज स्टॉक मार्केट जो है हिचकोले खा रहा है। मगर पहले आप लगातार इस शख्स का मजाक उड़ाते रहे। मसला आपको याद होगा कि उन्होंने हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन के बारे में कहा था कि ये टाइटैनिक जहाज के कैप्टन हैं। यह है राहुल गांधी का ट्वीट। The health minister saying that the Indian government has the corona crisis under control is like the captain of the Titanic telling passengers not to panic as his ship was unsinkable. इसके बाद हर्षवर्धन ने क्या कहा था जो सही मायने में गलत बयानी है। It is really sad that the Gandhi family chooses to demoralize our countrymen by likening a serious global crisis as corona outbreak to one of the deadliest peacetime marine disasters in history. Rahul Gandhi obviously knows better than WHO, which is saying there is no need to panic.
यहां पर WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का हवाला देते हुए स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन कह रहे हैं कि डरने की कोई बात नहीं है। जी हर्षवर्धन जी, अगर डरने की कोई बात नहीं होती तो मुझे बताइए ना, देश की ऐसी हालत क्यों होती। बहरहाल, क्या कहना है कांग्रेस के नेता गौरव वल्लभ का, आप खुद सुनिए। अभिसार जी, जो पहला सवाल आपने पूछा, मैं आपको राहुल जी का 12 फरवरी का ट्वीट याद दिलाना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने सरकार को इस कोरोना वायरस की भयानकता के बारे में चेताया था। पर उस समय सरकार के पास में कोरोना से बड़ी 3 प्राथमिकताएं थी। एक तो 100 करोड़ रुपए खर्च करके नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन करना था। दूसरा, मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार को खरीद फरोख्त करके गिराना था। और तीसरा, बिहार चुनाव को मद्देनजर रखते हुए लिट्टी चोखे का खाने का आयोजन करवाना था। तो सरकार की प्रायोरिटी अलग थी। पर अच्छा है, मैं कहता हूँ राहुल जी की जो 8 मई की जो बात को सरकार ने माना कि भाई जो राज्य सरकार और लोकल लेवल पे रेड, ऑरेंज और ग्रीन का वर्गीकरण की जो राइट्स हैं उनको मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा हमेशा से मानना है कि इस लड़ाई को लड़ने के लिए लोकल लेवल पे ही इसे हमें हराना पड़ेगा। हमें एक स्ट्रांग लीडर लोकल लेवल पे चाहिए, भले वो डिस्ट्रिक्ट का डीएम हो, भले राज्य का सीएम हो। इस लड़ाई को हम वहीं हरा सकते हैं, इस लड़ाई को ऊपर लाके हम नहीं हरा सकते। तो ये अच्छा है, माना है, देर आए दुरुस्त है, पर वो 12 फरवरी वाली बात मान लेते तो आज इस भयानकता का जो सामना 1 लाख के आसपास संक्रमण का आंकड़ा पहुंच रहा है वो नहीं देखना पड़ता। तो यह बात तो तय है कि मीडिया जिम्मेदार भूमिका नहीं निभा रही है, मगर कम से कम इस संकट के दौरान सरकार और विपक्ष तो एक साथ आ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तो एक साथ आ सकते हैं। कम से कम हम सियासत से दूर तो रह सकते हैं। खबर कौन सी है? खबर यह है कि कांग्रेस की सरकार, जैसे कि आप जानते हैं, राजस्थान में, और वो 500 बसेस भेज देती है उत्तर प्रदेश की ओर, मगर उत्तर प्रदेश की सीमा पर वहां की सरकार उन बसेस को रोक देती है। कांग्रेस लगातार कह रही है कि इन बसेस को अंदर घुसने की अनुमति दी जाए ताकि जो मजदूर सड़क पर चल रहे हैं उन्हें घर पर पहुंचाया जाए। क्या कह रही हैं प्रियंका गांधी, आप खुद सुनिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, ये राजनीति का समय नहीं है। हमारी बसें बॉर्डर पे खड़ी हैं, हजारों श्रमिक भाई बहन पैदल बगैर खाए पिए दुनिया भर की मुसीबतों को उठाते हुए अपने घर की ओर चल रहे हैं। हमें उनको मदद करने की अनुमति दीजिए, हमारी बसेस को परमिशन दीजिए ताकि हम उनको सही सलामत अपने घर पहुंचा पाए। अब इसके जवाब में सिद्धार्थनाथ सिंह, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो क्या कह रहे हैं? कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का 1000 बसें भेजने का सुझाव अप्रासंगिक है। उन्हें यह बात समझना चाहिए कि प्रवासी उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं जा रहे हैं, बल्कि अन्य राज्यों से यहां आ रहे हैं। ऐसे में उन्हें जहां से मजदूर आ रहे हैं वहां बस भेजनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ज्यादातर प्रवासी मजदूर महाराष्ट्र और पंजाब जैसे कांग्रेस शासित राज्यों से आ रहे हैं, उन्हें यह बसें उन राज्यों में भेजनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं सिद्धार्थनाथ सिंह, आपको ऐसी बसें पंजाब या महाराष्ट्र भेजनी चाहिए। मगर मैं सिद्धार्थनाथ सिंह से एक सवाल पूछना चाहता हूं, 2 सवाल पूछना चाहता हूं। पहला सवाल, क्या आप यह बात पूरी पुष्टि के साथ कह सकते हैं कि इस वक्त उत्तर प्रदेश की सड़कों पर जो गरीब अपने घर की तरफ चल रहा है उसे घर पहुंचने के लिए तमाम सुविधाएं मौजूद हैं? अगर ये 500 या 1000 बसेस उत्तर प्रदेश के अंदर आ जाती हैं तो इससे उस गरीब मजदूर को मदद मिलेगी ना, जो इस वक्त सड़कों पर चल रहा है, क्योंकि मजदूर तो अब भी सड़कों पर चल रहा है। और दूसरा सवाल, गुजरात से कितने मजदूर उत्तर प्रदेश का रुख कर रहे हैं? सिद्धार्थनाथ सिंह ने क्या इनका इंतजाम किया है? क्योंकि उन मजदूरों से आपने ट्रेन में बैठने के लिए पैसे तो वसूल लिए, मगर जो सड़कों पर चलते हुए आ रहे हैं, क्योंकि आपने हवाला दिया राजस्थान का जहां पर कांग्रेस की सरकार है, आप गुजरात की बात क्यों नहीं करते जहां पर बीजेपी की सरकार है? क्या गुजरात और उत्तर प्रदेश के बीच में तालमेल है? तो मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि आप इस सियासत से बचें। और कहीं ना कहीं यह आरोप कांग्रेस पर भी है कि वो इस मौके पर सियासत कर रही है। क्या कह रहे हैं गौरव वल्लभ, आइए सुनते हैं। अभिसार जी, ये सियासत नहीं है, ये कांग्रेस का मजदूरों के कष्ट को समझने की ताकत है।
और ये ताकत सरकार के पास नहीं है। अगर होती तो 3.5 घंटे का नोटिस देके 21 दिन का लॉकडाउन नहीं करती। अगर होती तो मजदूरों को अपने घर जाने से 27 मार्च को नहीं रोकती। अगर होती तो उनके लिए ट्रेन और बस की समुचित व्यवस्था करवाती। अगर होती तो मजदूरों से रेल भाड़ा और 50 रुपए का स्पेशल चार्ज लेने का फरमान जारी नहीं करती। आज हमने क्या किया, क्योंकि हम लोगों का कष्ट समझ रहे हैं, हमने क्या किया, हमने कहा कांग्रेस हर मजदूर को सुरक्षित व स्वस्थ अपने घर पहुंचाने के लिए संकल्पित है। हमारी राज्य इकाइयों ने, हमारी डिस्ट्रिक्ट इकाइयों ने जो लोकल लेवल पे मजदूरों के टिकट के रेल भाड़े भारतीय रेलवे को दिए। और अब जब प्रियंका गांधी जी 1000 बसें यूपी में चलाना चाहती है, इसमें क्या गलत है? जब उत्तर प्रदेश और बिहार की सड़कों पर आज भी लाखों की संख्या में लोग अपने बच्चों को सीने से लगाए हुए पैदल चलते जा रहे हैं और हम 1000 बसें चलाना चाहते हैं, तो आपको सियासत दिख रही है। ये सियासत नहीं, आपको अपनी कमी दिखनी चाहिए। न्यूज चक्र में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।